दोस्तों, मिडिल ईस्ट धधक रहा, मिसाइलों की गरज से महाशक्तियों का गुरूर कांप रहा और अब जंग सिर्फ सरहदों पर नहीं संयुक्त राष्ट्र के दरबार तक पहुंच चुकी है। कहीं ईरानी हमलों से अमेरिकी सैनिक घायल हैं, कहीं बहरीन कुवैत में सैन्य ठिकाने निशाने पर हैं, तो कहीं परमाणु हमले को लेकर दुनिया के सामने इंसाफ की पुकार गूंज रही है। गजा से हमास ने नए क़यादत के साथ नया ऐलान किया, यमन ने सऊदी जहाजरानी पर नाकाबंदी का बिगुल फूंक दिया और लाल सागर से लेकर फारस की खाड़ी तक तूफान उठ खड़ा हुआ। उधर ब्रिटेन में सत्ता बदल गई, जापान के समंदर में चीन की गोलियां गूंज उठी और रूस अमेरिका की संभावित मुलाकात ने दुनिया की धड़कनें तेज कर दी। जंग, जवाब, जुर्म, जहाज और जमहूरियत, हर मोर्चे पर बदल रहा खेल, हर मोड़ पर लिखी जा रही नई दास्तान। तो आइए सिलसिलेवार समझते हैं इस महाजंग की पूरी तस्वीर, जहां हर खबर अपने साथ लाती है एक नया धमाका, एक नया खुलासा और दुनिया का बदलता हुआ नक्शा। मैं हूं रियाज अहमद और आप देख रहे हैं हमारा खास शो बातें दुनिया की। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे साथ 100 से ज्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया और मेरी दुआएं उन सभी लोगों के साथ। दोस्तों, मिडिल ईस्ट की जंग अब हर गुजरते दिन के साथ और भी खतरनाक होती जा रही। एक तरफ अमेरिका लगातार ईरान पर अपने हमले तेज कर रहा, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान भी पूरी ताकत के साथ जवाबी कार्रवाई में जुटा हुआ है। लेकिन इसी बीच एक ऐसा खुलासा हुआ जिसने अमेरिका के दावे पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। अब तक पेंटागन ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि ईरानी हमलों से उसे कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अब अमेरिकी मीडिया की एक रिपोर्ट ने तस्वीर ही बदल दी। सवाल ये है कि क्या अमेरिकी सरकार अपने ही लोगों से सच्चाई छिपा रही? आखिर ईरान के हमलों में अमेरिकी सेना को कितना नुकसान हुआ और क्या अब ये जंग पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है? दोस्तों, अमेरिकी मीडिया CBS न्यूज की एक विशेष रिपोर्ट में दावा किया गया कि इस महीने ईरानी हमलों में करीब 100 अमेरिकी सैनिक घायल हुए। ये संख्या इसलिए भी अहम मानी जा रही क्योंकि मौजूदा जंग के दौरान अमेरिकी सेना को एक साथ इतना बड़ा नुकसान पहले देखने को नहीं मिला। रिपोर्ट के सामने आने के बाद अब पेंटागन को भी अपने आंकड़ों को स्वीकार करना पड़ा है। पेंटागन के मुख्य प्रवक्ता सीन पार्नेल ने पुष्टि की है कि 7 जुलाई 2026 के बाद से करीब 100 अमेरिकी सैनिक किसी न किसी तरह की चोट का शिकार हुए। हालांकि उन्होंने इन चोटों को मामूली बताते हुए कहा है कि ज्यादातर सैनिकों को मामूली चोटें आई हैं, लेकिन सवाल सिर्फ चोट की गंभीरता का नहीं है। असली सवाल ये है कि अगर हमले इतने मामूली थे तो फिर इतने बड़े आंकड़े को अब तक सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया? आखिर पेंटागन ने पहले इस जानकारी को साझा करने से परहेज क्यों किया? रिपोर्ट के मुताबिक शुरुआत में अमेरिकी रक्षा विभाग ने ऑपरेशनल सिक्योरिटी का हवाला देते हुए घायलों की संख्या बताने से इनकार कर दिया, लेकिन अब जब आंकड़े सामने आ गए तो अमेरिका के भीतर भी ये बहस तेज हो गई। क्या सरकार जंग से जुड़ी असली तस्वीरें जनता से छिपा रही हैं? यानी अब साफ हो गया है कि ईरानी सिर्फ जवाबी कार्रवाई नहीं कर रहा, बल्कि वो अमेरिका की निगरानी और हवाई सुरक्षा व्यवस्था को भी कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। यही वजह है कि अब अमेरिकी सेना को हुए नुकसान की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। वहीं दूसरी तरफ ताजा रिपोर्टों के मुताबिक अमेरिकी सेना ने एक साथ ईरान के 4 प्रांतों के 8 अलग अलग शहरों और रणनीतिक इलाकों को निशाना बनाया है। इनमें बंदर अब्बास, केस्मदीप, चाबहार बंदरगाह, कोनारक, होर्मुजान प्रांत और सिराज जैसे बेहद महत्वपूर्ण इलाके शामिल बताए जा रहे हैं। ईरानी स्थानीय मीडिया ने बंदर अब्बास और केस्मदीप में जोरदार धमाकों की तस्दीक की है। वहीं बुशहर परमाणु संयंत्र के आसपास एयर डिफेंस सिस्टम को तुरंत सक्रिय कर दिया गया। हालांकि अब तक ये साफ नहीं हो पाया कि बुशहर शहर या परमाणु संयंत्र को कोई सीधा नुकसान पहुंचा है या नहीं। दूसरी ओर इस्फहान के गवर्नर ने अपने इलाके पर अमेरिकी हमलों की खबरों को खारिज करते हुए कहा है कि उनके शहर को निशाना नहीं बनाया गया। दोस्तों, इन घटनाओं से इतना साफ है कि अब दोनों देशों के बीच टकराव सिर्फ सीमित सैन्य कार्रवाई तक नहीं रह गया। अमेरिका लगातार ईरानी परमाणु सुविधाओं, मिसाइल डिपो, बंदरगाहों और एयर डिफेंस को निशाना बना रहा, जबकि ईरान भी अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर लगातार जवाबी हमले कर रहा है। दोनों तरफ से कार्रवाई का दायरा बढ़ता जा रहा है और हर नई रात के साथ जंग पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक होती जा रही है। दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ ईरान की इस्लामी रोशनी गार्ड कोर्प्स यानी IRGC ने दावा किया है कि उसकी ऑपरेशन नस्र 2 की 24वीं लहर के दौरान बहरीन और कुवैत में कई अहम अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर एक साथ मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए हैं। IRGC के मुताबिक इस अभियान का मकसद सिर्फ एक
IRGC के मुताबिक इस अभियान का मकसद सिर्फ किसी एक एयरबेस को नुकसान पहुंचाना नहीं था, बल्कि अमेरिका की हवाई सुरक्षा, निगरानी और संचार व्यवस्था को एक साथ कमजोर करना बताया जा रहा है। IRGC ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि बहरीन के अल मुहर्रक और अल रिफा इलाकों में तैनात अमेरिकी पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम, रडार नेटवर्क और दूसरे हवाई रक्षा प्रणालियों को निशाना बनाया गया। ईरान का दावा है कि इन हमलों में कई महत्वपूर्ण सैन्य उपकरण तबाह हुए हैं। आजादाना तौर पर तस्दीक नहीं की गई, लेकिन ईरान इसे बड़ी सैन्य सफलता बता रहा है। इसके साथ ही कुवैत में भी कई अमेरिकी सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमले किए जाने का दावा किया गया। IRGC के मुताबिक वहां लंबी दूरी के रडार स्टेशन, संचार केंद्र, सैटेलाइट रिसीविंग सिस्टम और मिसाइल डिफेंस रडार को निशाना बनाया गया है। इसके अलावा अली अल सलेम एयरबेस में मौजूद MQ-9 ड्रोन हैंगर और अहमद अल जाबर एयरबेस पर तैनात रडार सिस्टम और एक पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम को भी निशाना बनाने की बात की गई है। IRGC ने अपने बयान में साफ कहा है कि अभियान आने वाले व्यापक सैन्य अभियानों का रास्ता साफ करने के लिए चलाया गया। ईरान का कहना है कि जब तक अमेरिकी निगरानी प्रणाली और हवाई सुरक्षा सक्रिय रहेगी, तब तक उसके लिए आगे की कार्रवाई मुश्किल होगी। इसलिए पहले इन प्रणालियों को निष्क्रिय करना उनकी रणनीति का हिस्सा है। दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ ईरान ने अपनी डार्कोविन परमाणु सुविधा पर हुए अमेरिकी हमले को लेकर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस और सुरक्षा परिषद को औपचारिक पत्र भेजा है। इस पत्र में ईरान ने अमेरिका पर अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है और मांग की है कि संयुक्त राष्ट्र यानी अक़वाम मुत्तहिदा इस हमले की साफ और खुलकर निंदा करे। संयुक्त राष्ट्र यानी अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के अस्थायी प्रतिनिधि अमीर सईद इरावानी ने अपने पत्र में कहा है कि शांतिपूर्ण परमाणु सुविधाओं पर हमला किसी भी हालात में स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि दुनिया हमेशा से ये मानती रही है कि ऐसी सुविधाओं पर हमला अंतर्राष्ट्रीय कानून यानी आलमी कानून और परमाणु सुरक्षा के सिद्धांत के खिलाफ है, लेकिन अमेरिका ने इन सभी नियमों को नजरअंदाज करते हुए डार्कोविन सुविधा को निशाना बनाया। इरावानी ने यह भी कहा है कि अगर इस हमले पर दुनिया चुप रही तो मुस्तकबिल में परमाणु सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र से मांग की है कि वो जल्द से जल्द इस मामले पर कार्रवाई करे और अमेरिका की निंदा करते हुए अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान सुनिश्चित करे। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं गजा से खबर ये है कि हमास ने अपना नया नेता चुन लिया। दोस्तों, हमास के वरिष्ठ नेता ओसामा हमदान ने लेबनान के टीवी चैनल अल मायदीन को दिए एक विशेष इंटरव्यू में कई बातें कही हैं। उन्होंने संगठन के नए नेता खलील अल हया के चुनाव को सिर्फ क़यादत परिवर्तन नहीं, बल्कि हमास की मजबूती और संगठन की एकजुटता का बड़ा संदेश यानी पैगाम बताया है। ओसामा हमदान ने कहा है कि खलील अल हया का चुनाव ऐसे समय में हुआ है जब गजा को लेकर संघर्ष विराम की कोशिशें भी चल रही हैं। इसके बावजूद संगठन के भीतर पूरी सहमति के साथ नया नेता चुना गया। उनके मुताबिक ये दिखाता है कि हमास किसी एक व्यक्ति पर निर्भर संगठन नहीं है, बल्कि उसकी पूरी संरचना मजबूत है और किसी भी हालात में काम कर सकती है। उन्होंने कहा कि दुनिया ने कई बार सोचा कि किसी बड़े नेता के जाने के बाद हमास कमजोर पड़ जाएगी, लेकिन हर बार संगठन पहले की तरह सक्रिय होकर सामने आया। उनके मुताबिक नई क़यादत भी उसी नीति पर आगे बढ़ेगी और संगठन घोषित उद्देश्यों यानी मकसद से पीछे नहीं हटेगा। इसी दौरान ओसामा हमदान ने ईरान, यमन और लेबनान का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि ईरान और लेबनान का हिजबुल्लाह हमास के साथ खड़े हैं और अलग अलग मोर्चों पर सहयोग कर रहे। उनके मुताबिक ये सहयोग सिर्फ राजनीतिक नहीं, बल्कि क्षेत्रीय स्तर पर एक साझा रणनीति का हिस्सा है। दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ एक और बड़ी खबर सामने आई जिसने पूरे खाड़ी क्षेत्र की चिंता बढ़ा। अब यमन ने भी अपने कदम सख्त कर दिए। यमन के सशस्त्र बलों और हूती आंदोलनों ने सऊदी अरब के खिलाफ समुद्री नाकाबंदी लागू करने का ऐलान किया है। उन्होंने साफ कहा है कि अब नाकाबंदी के बदले नाकाबंदी की नीति अपनाई जाएगी। यमन का कहना है कि पिछले लगभग 12 वर्षों से उसके बंदरगाहों, हवाई अड्डों और जमीनी रास्तों पर पाबंदियां लगाती जा रही हैं। सना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भी लंबे समय तक प्रतिबंध लगाए गए हैं। अब दावा है कि इसी का जवाब देने के लिए सऊदी अरब के समुद्री व्यापार और जहाज रानी को निशाना बनाया जाएगा। दोस्तों, अगर ये फैसला पूरी तरह लागू होता है तो इसका असर सिर्फ यमन और सऊदी अरब तक सीमित नहीं रहेगा। लाल सागर और बाब अल मंदब जैसे दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण रास्तों
सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। इन्हीं रास्तों से हर दिन बड़ी मात्रा में तेल और दूसरे सामान की आवाजाही होती है। ऐसे में पूरी दुनिया की नजर अब इस नए मोर्चे पर भी टिक गई है। दोस्तों, इसी बीच अंसारुल्लाह यानी हूती आंदोलन की ओर से भी इसी मुद्दे पर विस्तार से बयान जारी किया गया। संगठन ने कहा कि सऊदी अरब के खिलाफ समुद्री नाकाबंदी का फैसला उसकी पुरानी रणनीति नाकाबंदी के बदले नाकाबंदी का हिस्सा है। उनका कहना है कि जब तक यमन पर लगाए गए प्रतिबंध खत्म नहीं होते तब तक सऊदी अरब को भी समान समुद्री विधियों की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। हौसी आंदोलन ने दावा किया है कि अब सऊदी जहाजों की आवाजाही पर नजर रखी जाएगी और जरूरत पड़ने पर कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने विशेष तौर पर लाल सागर और बाब मंदेब का जिक्र किया है। दोस्तों, मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच दुनिया के दूसरे हिस्सों से भी कई बड़ी राजनीतिक और रणनीतिक खबरें निकलकर सामने आई हैं। दोस्तों, ब्रिटेन में प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद एंडी बर्नहम ने लेबर पार्टी के नए नेता के रूप में प्रधानमंत्री पद संभाल लिया। उनके राजा चार्ल्स तृतीय से औपचारिक रूप से सरकार बनाने का निमंत्रण मिलने के बाद शपथ ली और अपने पहले संबोधन में महंगाई, बढ़ती जीवन यापन लागत, बेघर लोगों की समस्या और ऊर्जा तथा जल कंपनियों से जुड़े बड़े वादे किए हैं। उधर एशिया प्रशांत क्षेत्र में जापान ने दावा किया है कि चीन के एक युद्धपोत ने रूस के साथ संयुक्त अभ्यास के दौरान जापान के विशेष आर्थिक क्षेत्र में लाइव फायरिंग ड्रिल की। इस घटना के बाद दोनों देशों के बीच तनाव की चर्चा तेज हो गई है। इसी दौरान मनीला में चल रहे एशियान सम्मेलन से भी बड़ी खबर सामने आई। खबर है कि रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लारोव और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच मुलाकात की तैयारी चल रही। अगर यह बैठक होती है तो मौजूदा वैश्विक तनाव के बीच महत्वपूर्ण कूटनीतिक घटनाक्रम माना जाएगा। दोस्तों, इन सभी घटनाओं को एक साथ देखें तो तस्वीर बिल्कुल साफ दिखाई देती है। मिडिल ईस्ट में लगातार जंग फैल रही है, यूरोप में राजनीतिक बदलाव हो रहे, एशिया प्रशांत में सैन्य तनाव बढ़ रहा और बड़ी एक तरफ मैदान में आमने सामने तो दूसरी तरफ बातचीत के रास्ते भी रखने की कोशिश जा रही है। यानी आने वाले दिनों में दुनिया की राजनीति और सुरक्षा व्यवस्था किस दिशा में जाएगी, ये काफी हद तक इन्हीं घटनाओं पर निर्भर करेगा। अब देखना होगा कि क्या कूटनीति बातचीत तनाव को कम कर पाएगी या फिर दुनिया एक और बड़े टकराव की तरफ बढ़ेगी। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।